हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो क्लास हम लोगों ने लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें हम लोगों ने चार्ज स्टार्ट किया था। फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम कहते हैं एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का है। तो हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, चार्ज क्या होता है ये पढ़ लिया है। अब जो अगला स्टेप इसमें है चैप्टर में वो है कूलम्स लॉ। ओके, तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो पार्ट है वो कूलम्स लॉ हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार क्वेश्चन लगभग हर 1-2 साल में रिपीट होता है, चाहे वो बोर्ड की बात करें, चाहे हम जेईई या नीट की बात करें। कूलम्स लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते आप। और बेसिक है, कूलम्स लॉ समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से आपको समझ में आएगा, बाकी सारी चीजें समझ में आएंगी। ओके, ठीक, स्टार्ट किया जाए फिर। बिल्कुल लिखते जाइएगा, लिखने का भी प्रॉपर हम आपको टाइम देंगे, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। और कोई अगर आपको डाउट है तो आप इसमें मेल करके या मैं बाद में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं देने का प्रयास करूंगा। ओके, चलिए आइए। तो इसमें आज हम लोग थ्योरी पार्ट, कूलम्स लॉ का थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, और नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम लोग इसके न्यूमेरिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए बिगिन। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, चैप्टर का नाम है कूलम्स लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताएंगे ये लॉ कहां अप्लाई होता है, वेयर इट इज अप्लाइड, कहां लगाएंगे कूलम का जो लॉ है वो कहां अप्लाई होता है, सबसे पहले देखिए आप, ठीक है ना। लॉ तो आपने पता कर लिया, ये लॉ होता है, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता ही नहीं कहां अप्लाई करना है, ये नहीं, कहां अप्लाई करेंगे कहां नहीं करेंगे, दोनों बातें। कूलम्स लॉ अप्लाई होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन फ्री स्पेस ये साफ साफ लिखा है, मैग्नीट्यूड निकलेगा इससे किसका, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। क्लियर है, 2 पॉइंट चार्जेस। अब यहां पर एक सबसे पहले जो शब्द है वो पॉइंट चार्जेस समझते हैं। सबसे पहले ये पॉइंट चार्जेस क्या होता है, जैसे ये 2 चार्जेस हैं, मान लीजिए एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है, ये 2 चार्जेस हैं और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है। ये Q1 है और ये Q2 है और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है। अब सुनिए, जो R है, डिस्टेंस है, वो इनकी साइज के कंपैरिजन में, शब्दों पे ध्यान दीजिए, जो डिस्टेंस है वो साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो इसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। याद रहेगा, पॉइंट चार्जेस का क्या मतलब है, पॉइंट चार्जेस का मतलब है, मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज क्या है कि जो R है, जो डिस्टेंस है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द साइजेस। साइज जो है चार्ज बॉडीज की, जिन बॉडीज को आप चार्ज दे रहे हैं या ले रहे हैं, उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे आपने ग्रेविटेशन में एक चीज देखी होगी, हम लोग अर्थ और मून के बीच में पॉइंट मास का फॉर्मूला लगाते हैं। अर्थ और मून जबकि बहुत बड़े मास हैं दोनों, अर्थ भी बड़ा मास है, मून भी ठीक ठाक मास है, लेकिन हम दोनों में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पॉइंट मास का फॉर्मूला लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भाई, पॉइंट मास का फॉर्मूला क्यों लगाया जाता है, उसका रीजन है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द साइजेस, वही मैं कह रहा हूं। तो यहां पर R बहुत ज्यादा है, तो कूलम्स लॉ जो लगता है वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए लगता है। ओके, ठीक। दूसरी बात, एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है, ये फ्री स्पेस के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया था, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे कि इस फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई करके मीडियम में भी लगा सकते हैं।
हालांकि एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि ये फ्री स्पेस में लगेगा, याद रहेगा, प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। उन्होंने फ्री स्पेस के लिए पहले दिया था, फिर उसको मीडियम के लिए हम लोगों ने मॉडिफाई किया या चीजें उसमें जोड़ी गई, लेकिन जो बेसिक लॉ था दैट वाज गिवन फॉर द क्या 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन फ्री स्पेस। क्लियर? वापस आइए, ये q1 चार्ज है, ये q2 चार्ज है, r इनके बीच की डिस्टेंस है, r बहुत ज्यादा है किससे? साइजेस के कंपैरिजन। ठीक, तो पहली बात मैंने एक्सप्लेन की क्या कि जो कूलम्स लॉ है वो कहां अप्लाई होता है? कूलम्स लॉ अप्लाई होता है फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना, पॉइंट चार्जेस। ओके, चलिए अब आइए लॉ पे आते हैं। लॉ क्या है? लॉ क्या है? ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। फॉर एग्जांपल बोथ विल रिपेल ईच अदर, ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर करेगा। अब देखिए फोर्स को लिखने का तरीका आपने वेक्टर में पढ़ा भी होगा कैसे लिखा जाता है। ये Q1 है तो ये लिखेंगे F12, क्या लिखेंगे? F12। कैसे पढ़ेंगे? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ओके, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ये क्या है? F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ओके, फिर से देखिए, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। क्लियर हो रहा है? पढ़ने का तरीका क्लियर है? F12 है, ये F21 है। तो एक बात देखिए कि जो F12 है इसका मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड सेम। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है वो म्यूचुअल फोर्स है। कैसा फोर्स है? म्यूचुअल। जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा उतना फोर्स Q2 किस पर लगाएगा? Q1 पर लगाएगा। म्यूचुअल है, इसको कहते हैं म्यूचुअल फोर्स। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। सपोज कर लो ये मैग्नीट्यूड F है। ओके, पहले समझिए डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये हो गया F12 और ये कौन हो गया? F2। तो यहां देखिए ये जो हमारा F12 है ये F21 है, ये F हमने सपोज कर लिया। अब सुनिए, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो F होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 का प्रोडक्ट का मॉड। मॉड लगाइए। मॉड क्यों लगाइएगा? क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें प्लस माइनस नहीं लेंगे चार्जेस का। अगर कल को चार्जेस में प्लस माइनस आए तो हमें लेना नहीं है, चार्जेस का प्लस माइनस नहीं लेना, ध्यान रखिएगा। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर। कंबाइन कर दीजिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हो गया? फिर से सुनिए, कूलम्स लॉ में हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं फोर्स का, डायरेक्शन है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दोनों को कंबाइन कर दिया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इनवर्स स्क्वायर लॉ कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर है? इसको हम लोग नाम देते हैं इनवर्स स्क्वायर। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों को कंबाइन किया। अब सुनिए, जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां कोई कांस्टेंट आएगा। कूलम्स को भी कांस्टेंट मिला, मैंने K लिखा, स्मॉल k है, ध्यान रखिए, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मॉड लगाना चाहे तो लगा दे, एनसीईआरटी में लगा हुआ है। तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपका लॉ है। क्लियर? ये जो कांस्टेंट है इसकी बात करिए, ये लॉ है, इसमें इस कांस्टेंट की बात करिए। ये कांस्टेंट कौन सा है? तो ये कांस्टेंट है K इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एप्सिलॉन नॉट नाम देखिए, इसको कैसे पढ़ेंगे? एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ये सिंबल का
सिंबल का नाम होता है एप्सिलॉन, ये नॉट लगाया गया है फ्री स्पेस। और इस क्वांटिटी का नाम है परमिटिविटी, इस क्वांटिटी का नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इस क्वांटिटी का नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फ्री स्पेस की जगह वैक्यूम भी बोल सकते हो, हालांकि वैक्यूम सही शब्द नहीं है लेकिन बोल दे। ओके, फिर से सुनिए, कूलम्ब्स लॉ में क्या मिल रहा है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। फिर कंबाइन किया F इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। के ध्यान रखिएगा, स्मॉल बनाइए, कैपिटल के से डायरेक्टली कांस्टेंट होता है। k इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, अच्छा इसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्लियर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इसकी वैल्यू। एसआई सिस्टम में ये जो है एसआई सिस्टम कहलाता है, इसको एसआई या इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल। ओके, तो अब बताइए, अब आपको समझ में आएगी है ना। फिर से एक बार देख लीजिए, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। मॉड लगाना चाहे तो लगा दें, कोई उसमें गलत नहीं, ठीक। उसके बाद F इक्वल्स टू k मॉड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस अपॉन r स्क्वायर। ओके, क्लियर। बार-बार ये मॉड नहीं लगाएंगे, अंडरस्टूड है कि हमें q1 q2 का क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस नहीं लेना है, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में प्लस माइनस डायरेक्शन का होता है, वेक्टर क्वांटिटी में जो प्लस माइनस होता है वो किसका होता है, डायरेक्शन। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट किया, चलिए बेटा। अब देखिए, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो बात ये मैं ये बताऊंगा इसकी, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपने लिखा है, इसकी वैल्यू आपने लिखी है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ओके, इसकी जो वैल्यू है 1 होती है डाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्टैट कूलम का स्क्वायर, स्टैट कूलम का स्क्वायर। समझिए, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये कौन सा सिस्टम है, ये एसआई है, इंटरनेशनल सिस्टम। और ये कौन सा सिस्टम है, ये कहलाता है ईएसयू। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, याद रहेगा। तो यहां पर ईएसयू याद रहेगा, अगर ईएसयू में लेंगे इसकी वैल्यू 1 आती है। अब आप कहोगे सर ये वैल्यू हमको एग्जाम में दी जाएगी, हो सकता है दी जाए, नहीं तो याद रखिए पहली बात। दूसरी बात मैं जो बताने जा रहा हूं, एक बार क्वेश्चन आया था कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसके बारे में पूछा था। देखिए यहां से देखिए, अगर हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 10 टू दी पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी याद करना नहीं दिया जाता है। कैसे, यहां से देखो 9 इंटू 10 पावर 9 दिया है, यहां से सॉल्व करके वैल्यू निकल आएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ईएसयू में क्या होगी, ईएसयू में क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ईएसयू में क्या होगी। तो देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 है,
ESU में 1 है, तो यहां से एप्सिलॉन नॉट मिलेगा 1/4 पाई ESU। एप्सिलॉन नॉट जो मिलेगा 1/4 पाई ESU। समझिए बात। तो जो एप्सिलॉन नॉट है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बात को समझिए। ठीक, ये तो याद रहेगा, नहीं रहेगा तो दिया जाता है, लेकिन ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, पूछा गया था कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई मतलब ESU में कितनी होगी, तो 1/4 पाई। ओके, ध्यान रखिए। तो खैर वापस आ जाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। ये फ्री स्पेस के लिए, ये फ्री स्पेस के लिए। ओके, अब आइए मीडियम के लिए क्या होगा। तो अगर हम मीडियम में जाए, अगर हम मीडियम में जाते हैं, इन मीडियम, तो ये जो के होता है ना, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। समझे आप, यहां से नॉट हट गया ना नॉट। अब ये हो गया एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन लिख रहे हो ना, ये है परमिटिविटी, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझिए 1/4 पाई एप्सिलॉन जो होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जो होता है, ये परमिटिविटी मीडियम के लिए कांस्टेंट है, और ये जो एप्सिलॉन है ये हमारा परमिटिविटी ऑफ क्या है, बोलो, मीडियम। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बात को समझिए, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक, अब नॉट लगा दिया, फ्री स्पेस, नॉट हटा दिया, मीडियम। ठीक, अब अगर दोनों का रेशियो निकालो, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का रेशियो निकाल दूं, तो ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है? या इसका एक नाम और है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका एक नाम और है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है? ध्यान रखिए। अब यहीं पर मैं कह रहा था कि जो कैपिटल के है वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो है ये रिलेटिव परमिटिविटी है, और ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात बताओ मैं आपको, के बराबर 1 होता है फ्री स्पेस के लिए, के बराबर इंफिनिटी होता है मेटल्स के लिए। इसका मतलब है कि जो के है, सुनिएगा यहां पर लिख रहा हूं, के की वैल्यू 1 और इंफिनिटी के बीच में होगी। के हमेशा 1 और इंफिनिटी के बीच में होगा। के हो जाएगा कहां पर, 1 और इंफिनिटी के बीच में हो जाएगा। समझो बात को, 1 और इंफिनिटी, 1 से नीचे नहीं होगा। अगर कहीं पे लिख दिया के बराबर 0.6 तो गलत, के बराबर 0.6 नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, के इक्वल्स टू 0.6 नहीं हो सकता। के हमेशा कहां होगा, 1 से लेकर के इंफिनिटी होगा। क्लियर है? नोट करिए। तो ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात है, दिस इज ऑल अबाउट डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, एप्सिलॉन नॉट लगा है, फ्री स्पेस हो गया, नॉट हटा दिया, मीडियम हो गया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसका जो रेशियो है इसको कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, अब छोटी सी बात सुनिए, इतनी देर से मैंने आपको परमिटिविटी का शब्द इस्तेमाल किया, मीनिंग नहीं बताया, ये गलत। सुनिए, परमिटिविटी का क्या मीनिंग होता है। ठीक, तो मैं आपको परमिटिविटी बताता हूं, मैं आपको परमिटिविटी बताता हूं। परमिटिविटी जो है ये बेसिकली परमिशन वर्ड से बना है, परमिट वर्ड से बना है। क्या होता है परमिटिविटी, जब कोई मीडियम है और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है,
तो कौन सा मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना हेल्प करेगा, कितना परमिट करेगा, वो शब्द जो है वो परमिटिविटी, याद रहेगा। परमिटिविटी जो होता है वो मीडियम की प्रॉपर्टी शो करता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करने में कितना हेल्प करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, हमारी जैसे थोड़ा है। मेरा कहने का मतलब है हम मीडियम की प्रॉपर्टी जो है उसके लिए एक शब्द बनाया हमने, परमिटिविटी। अब आइए, परमिटिविटी क्या करता है, ये शो करता है, शोज द नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम टू डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहे, मीडियम की प्रॉपर्टी शो करता है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, मीडियम की प्रॉपर्टी शो करता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें होता है। समझ में आ रहा है? अब सुनिए, यहां पर भी एक बात है, क्या बात है कि अगर परमिटिविटी ज्यादा है, परमिटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम डेवलप होता है। बोलो, परमिटिविटी ज्यादा, लेस फील्ड इज डेवलप्ड, लेस फील्ड इज डेवलप्ड, ठीक। और अगर परमिटिविटी कम है तो मोर फील्ड इज डेवलप्ड, उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। परमिटिविटी जो है ज्यादा है, लेस फील्ड इज डेवलप्ड। अगर परमिटिविटी कम है, मोर फील्ड इज डेवलप्ड। परमिटिविटी कम होने से फील्ड ज्यादा डेवलप होता है, और अगर परमिटिविटी क्या है, ज्यादा है, लेस फील्ड इज डेवलप्ड। जैसे जो मिनिमम परमिटिविटी होती है, मिनिमम परमिटिविटी, मिनिमम जो होता है एप्सिलॉन, वो एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10 टू दी पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम परमिटिविटी इनफाइनाइट होती है, किसके लिए, मेटल्स की। अब आप समझे, मेटल्स की मैक्सिमम है और मिनिमम किसकी है, बोलो, फ्री स्पेस की। हो गया कि नहीं? एक बात, मेटल्स में इनफाइनाइट है तो मेटल्स में फील्ड जीरो होगा, मेटल में कोई फील्ड डेवलप नहीं होगा, मेटल की इनफाइनाइट है। क्लियर? तो ये हमारा लेस फील्ड और ये मोर फील्ड, ये ध्यान रखिए। परमिटिविटी ज्यादा, फील्ड कम। जितनी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगी, सुनिएगा, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे परमिटिविटी बढ़ती है, और जैसे जैसे परमिटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे फील्ड कम होता चला जाता है। ये सीधी बात है। जैसे आपने लिखा वैक्यूम के बराबर 1 लिखा आपने, किसके लिए, फ्री स्पेस, ठीक, स्पेस के लिए के बराबर 80, ये वाटर का होता है। अब देखिए, वाटर में कंडक्टिविटी होती है कि नहीं होती, तो के बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे के जो है बढ़ता जाएगा, और मेटल्स जो है हाईली कंडक्टिव होते हैं, इसलिए के बराबर कितना होता है इनका, इनफाइनाइट होता है। तो परमिटिविटी शब्द कैसे बना, परमिशन से। कौन मीडियम कितना फील्ड को परमिट करेगा, ये कौन बताता है, ये परमिटिविटी बताता है। याद रहेगा, परमिटिविटी ज्यादा, फील्ड कम, परमिटिविटी कम, फील्ड ज्यादा, उल्टा होता है। ओके, परमिटिविटी शब्द समझ में आ गया। 2-3 चीजें सीख ली इतनी देर में, क्या क्या, पहले तो हम लोगों ने कूलम्स लॉ सीख लिया क्या है, ठीक। दूसरा हम लोगों ने सीख लिया कि परमिटिविटी क्या होता है, ये 2 बातें हम लोगों ने सीख ली। अब आइए फॉर्मूले को दोबारा देखते हैं। देखो भाई, एफ फ्री स्पेस, एफ स्पेस बनेगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। क्लियर होगा? और एफ मीडियम अगर है, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। डिवाइड करो दोनों को, एफ स्पेस डिवाइडेड बाय एफ मीडियम बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा। नोट करते जाइए साथ साथ।
ठीक, नोट किया। अब सुनिए, यहां पर रेशो जो मिला एफ स्पेस और एफ मीडियम का, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो बच्चे जो स्टूडेंट क्लास 12 के हैं, बोर्ड एग्जाम देना है, तो ध्यान रखें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन यहीं से दी जाती है। अगर कोई पूछे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करिए तो यही हो। क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of a medium is the ratio of forces in free space to that in a medium between two charges। ये इसकी डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द फोर्सेस। ये फोर्सेस का रेशियो होता है। ओके, रेशियो, फ्री स्पेस में कितना फोर्स है, मीडियम में कितना है, इसका जो रेशियो होता है इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसका जो है रेशियो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। समझ में आया? अब एक बात और देखो, अगर यहां से आप F मीडियम लिखें तो ये आएगा F स्पेस अपॉन K। F मीडियम अगर लिखेंगे तो F स्पेस अपॉन K आएगा। क्लियर है? अब देखो, K जितना बढ़ाओगे मीडियम का फोर्स कम होता जाएगा, K बढ़ेगा F कम होता जाएगा। क्लियर है? K बढ़ने से F कम होता है। इसी तरीके से अगर आपने K इन्फिनिटी रख दिया है तो F मीडियम जो आएगा वो 0 आएगा। समझे आप? मतलब मेटल्स के अंदर, कंडक्टर के अंदर दो चार्जेस रख दीजिए, कंडक्टर के अंदर नेट फोर्स उनके बीच में 0 आएगा। कंडक्टर के अंदर फोर्स नहीं लगेगा, कंडक्टर के अंदर फील्ड भी नहीं डेवलप होता है। ये तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है की डेफिनेशन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो F मीडियम 0 है, F मीडियम 0। ठीक, तो कूलम्स लॉ से रिलेटेड, फार्मूले से रिलेटेड सारी बातें हो गई। एक फार्मूला और बुक्स में लिखा मिलेगा आपको, है ना, वो भी मैं बता दे रहा हूं। हालांकि वो फार्मूला बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है, वो फार्मूला बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन बुक्स में लिखा है, मैं भी आपको बता दे रहा हूं। अगर जरूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि गाइड्स में दिया हुआ है तो फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका डेरिवेशन या कहां से वो फार्मूला ओरिजिनेट हुआ है एग्जैक्टली मैं भी नहीं आपको बताऊंगा। ठीक, देखिए फार्मूला क्या है कि जैसे ये Q1 चार्ज है, ओके, और ये Q2 चार्ज है, ये Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है। आ रहा समझ? इन दोनों के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, ये आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। अब अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे, इसकी थिकनेस मान लीजिए T है, ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, टोटल डिस्टेंस R। सुनिए, यहां पर क्या है कि ये T है, ये T इसकी थिकनेस है, T इज द थिकनेस, ओके, R जो है ये डिस्टेंस, थिकनेस इसकी T, K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मतलब आपने जो मीडियम है वो केवल इतने में प्लेस किया है, आपने जो मीडियम प्लेस किया है केवल T थिकनेस में प्लेस किया है, R टोटल सेपरेशन है। समझना बात को। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? क्लियर है? ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा, F मीडियम F स्पेस अपॉन K इसमें नहीं लगेगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? F मीडियम बराबर, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ये लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R माइनस T प्लस T रूट K का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए।
क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर। ठीक, अब सुनिए यहां से, ये मैं क्यों कह रहा हूं इस फॉर्मूले में दिक्कत इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जो स्लैब है ये जब तक इनफाइनाइट साइज की नहीं होगी तब तक ये फॉर्मूला इस टाइप का आपको लगा नहीं सकते। पहली बात, इनफाइनाइट साइज की शीट जब तक नहीं होगी तब तक क्या होगा, आप इसको लगा नहीं पाओगे। और सुनना मेरी बात, ये शीट इनफाइनाइट होने के लिए ये Q1 और Q2 जो होने चाहिए ये बहुत पास होने चाहिए शीट के, इधर भी, मतलब ये शीट है तो चार्ज बिल्कुल पास में, ये बिल्कुल पास में होने चाहिए, वेरी वेरी क्लोज, बहुत पास में चार्जेस होने चाहिए, तब शीट, जैसे मान लो ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड हम एकदम पास से देखें तो ये इनफाइनाइट दिखेगा, समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट शीट देखने का तरीका, इनफाइनाइट शीट का मतलब है बहुत पास में आना पड़ेगा, और अगर दोनों चार्जेस को बहुत पास में ले आओगे ना तो फिर ये पॉइंट चार्जेस की डेफिनेशन डिस्टर्ब होने लगेगी, इसलिए फॉर्मूला एप्रोप्रिएशन थोड़ा सा दिक्कत करता है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं अगर इनफाइनाइट नहीं लेंगे तो कुछ इलेक्ट्रिक लाइन ऊपर से भी पास होती है तो प्रॉब्लम करेगा ये फॉर्मूला, समझ में आ रहा है? तो कई दिक्कतें, ये फॉर्मूला जो पहली बार मैंने देखा था, ये बुक आती थी इनसाइड चैलेंजर, 2001 के आसपास की बात है, 1 2 3 इसी के आसपास की बात है। मैंने ये बुक, अब तो मार्केट में आना बंद हो गई है, उस बुक में ये फॉर्मूला देखा। उन्होंने पोलराइजेशन के मेथड से ये डिस्टेंस निकाल के दिखाया था। हालांकि वो जो डेरिवेशन तब भी नहीं हजम हुआ था कि सही कर रहे हैं, लेकिन प्रयास किया था उन्होंने, एक नया कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया था कि हम ऐसे कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई गलत नहीं है, अगर ये इनफाइनाइट शीट है तो इस टाइप का फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन शीट मस्ट बी इनफाइनाइट। लेकिन इनफाइनाइट होने के लिए चार्जेस को बहुत पास लाना पड़ेगा, और चार्जेस को पास लाएंगे तो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए इस फॉर्मूले की एप्रोप्रिएशन होने की दिक्कत आती है। लेकिन इसमें एक मजेदार बात बताएं आपको, केवल एक बार ये कर्नाटका का एग्जाम होता था, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अब तो खैर शायद नहीं होता है। कर्नाटका के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का लोगों ने इस्तेमाल किया था और इससे आंसर भी निकलेगा। अब देखिए क्या था क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ये था कि इन्होंने कहा था कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, ठीक, और इनके बीच की डिस्टेंस R है। इन्होंने कहा कि एक कॉपर की स्लैब, कॉपर है, मेटल होता है, इसकी स्लैब R/2 थिकनेस की आपने रखी। अब बताइए फोर्स कितना है, ये क्वेश्चन। इन्होंने कहा था R/2, टोटल R है, R/2 थिकनेस की कॉपर की स्लैब, ये कॉपर है, पूरा नाम लिख दे रहा हूं, कॉपर की स्लैब है और R/2 थिकनेस की स्लैब आपने रख दी। अब बताइए फोर्स कितना है, ठीक। अब ये फॉर्मूला लोगों के दिमाग में आया कि ये लगेगा, तभी से गाइडों में आना शुरू हुआ, पहले फॉर्मूला ये गाइड्स में नहीं होता था, समझ में आया? पहले ये फॉर्मूला किसी गाइड में नहीं होता था, जब ये क्वेश्चन आया, जब क्वेश्चन आता है तो लोग फॉर्मूला डालना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये फॉर्मूला लोगों ने लगाया। अब कैसे लगाएंगे इस फॉर्मूले को, देखिएगा, यहाँ पर R-T है तो T की जगह R/2 लिखेंगे, यहाँ R/2 लिखेंगे, K कितना लिखेंगे, अगर कॉपर है तो कॉपर का K कितना है, इनफाइनाइट है। अगर यहां आपने इनफाइनाइट किया तो ये जीरो नहीं आ जाएगा, तो यहां पर F = 0 आ जाएगा। समझे आप बात को कि नहीं समझे? अब सुनो ध्यान से, अगर ये R/2 ना लेते थिकनेस, K इंफिनिटी लेते तब भी जीरो आता, मतलब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए इस फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं आप? इस क्वेश्चन को लगाने के लिए जो एकमात्र क्वेश्चन आज तक किसी भी एग्जाम में, IIT से लेकर के जितने एग्जाम इंडिया में होते हैं, आज तक केवल यही क्वेश्चन आया है जिसके लिए इस फॉर्मूले को सोचा जाए कि हाँ भाई थिकनेस दी है, ये देखो इसमें थिकनेस दी हुई है, इन्फिनिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इन्फिनिटी इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सुनिएगा, इसमें T रखेंगे, K रखेंगे, और जैसे ही K रखेंगे वैसे K इंफिनिटी है। तो अब सुनो ध्यान से, एक रूल बैठा लो दिमाग में, क्या
कंडक्टर की कोई भी शीट हो, कंडक्टर की कोई भी शीट हो, कितनी भी थिकनेस की हो, अगर दो चार्जेस के बीच में लगा दी तो फोर्स क्या आएगा? जीरो। इसका मतलब इस फॉर्मूले की हमें कोई खास आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कल को कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि कई बार नीट वाले खासकर क्वेश्चन को बनाते समय लॉजिक का ज्यादा ध्यान नहीं रखते, ये बुराई नहीं सच्चाई, तो बहुत ज्यादा वो लॉजिक पे नहीं जाते हैं, पता नहीं कैसे, तो वो लॉजिक नहीं देखते हैं कई बार, इसलिए हो सकता है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हो जाए। लेकिन जेई में, आईआईटी एडवांस में मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको इस टाइप के किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, ये तो ये आपको मैंने एक फॉर्मूला ये भी बताया, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, गाइड्स में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये एप्रोप्रिएट है नहीं है, इसकी सर्टिफिकेशन मैं नहीं कर सकता, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, चलिए अब चलिए मैं समराइज कर दूं। आज हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा है। कूलम्स लॉ कहाँ अप्लाई होता है? दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना हो तो अप्लाई होता है, पहली बात। दूसरी बात पॉइंट चार्जेस के लिए है। दूसरी बात इसमें क्या है कि ये रेस्ट पर जब चार्जेस होते हैं तब अप्लाई होता है। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट तो बना देता हूँ। क्या लिस्ट है कि कूलम्स लॉ कहाँ अप्लाई होता है? कूलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए। दूसरा जो है चार्जेस एट रेस्ट के लिए अप्लाई होता है। चार्जेस रेस्ट पर हैं तभी अप्लाई होता है, अदरवाइज इसको नहीं लगाएंगे, कूलम्स लॉ को नहीं लगाएंगे। कई लोग ये लिखने लगते हैं कि जब चार्जेस मोशन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता, ऐसा नहीं, फोर्स तो लगेगा लेकिन उसमें कूलम्स लॉ का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट चार्जेस, चार्जेस एट रेस्ट, इसके लिए अप्लाई करेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक, तो ये आपका कूलम्स लॉ है। दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। ठीक, आज के लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ किया। कल का जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल को 3-4 सेगमेंट में मैंने बांटा हुआ है, उन सेगमेंट्स को पूरा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, बाय।